क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपना ट्रस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 26 फरवरी का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में और यूपीएससी का ईपीएफओ और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे आज के टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। क्या है ये समझेंगे, क्या इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या आ रही है, मैपिंग के साथ समझेंगे। ठीक है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये हम लोग पहले भी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने देखा था। आज लेकिन कंटेक्स्ट चेंज है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, सारे जितने भी भारत की जो भी काऊ और गोकुल मिशन, ये सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। ठीक। इसके बाद फिर से चाइना चाइना जो है 2020 में भारत का शीर्ष ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। बताइए, इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी अभी भी शीर्ष पे है ये। ठीक। और चीनी इस्पात, आज तो आज का मतलब चाइना को डिवोटेड है पूरा पूरा करंट अफेयर हमारा। गवर्नमेंट टू रिव्यू इन एंटी डंपिंग ड्यूटी, जो चाइना से हम स्टील प्रोडक्ट्स जो आ रहा है, इंपोर्ट आ रहा है, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की समीक्षा करना चाहता है गवर्नमेंट। इससे रिलेटेड न्यूज़ है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि ईपीएफओ को 2020 और यूपीएससी का 2021 का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, जिसमें कि आपको टेस्ट सीरीज मिलता है। टेस्ट सीरीज में आपको सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, आपको जो है वीकली टेस्ट मिलते हैं और जो है एमसीक्यूज भी मिलते हैं, ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकें खुद से। स्टडी मटेरियल भी है पूरा का पूरा आपका जो है पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं लेना है। और इसके ऊपर जो कहीं और नहीं होता, डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है, जिसमें कि आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। 1-to-1 सारी चीज़ें आप लोगों को समझाई जाती हैं और जितना भी आप डाउट पूछो सब वहाँ पे क्लियर किया जाता है। ठीक। अगर आप लोग को एडमिशन लेना तो 8564880530 9696066089 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। पहला टॉपिक आ गया हमारा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। अब देखो, प्रधानमंत्री जो है इमरान खान पाकिस्तान का, ये अभी कोलंबो गया था। ठीक। कोलंबो जो कहाँ पर है, श्रीलंका में। ठीक। और वहाँ पे 2 दिन की विजिट में था। देखिए अब कितना मतलब भारत को घेरने की तैयारी है, अभी मैपिंग से समझाऊंगा। अब यहाँ पे क्या है कि इनकी मीटिंग किसके साथ हुई, महिंदा राजपक्षा से, जो कि इनके प्राइम मिनिस्टर मतलब इनके काउंटर पार्ट है श्रीलंका पे। अब ये जो बंदा है ये प्रो चाइना है, और पाकिस्तान तो जो है प्रो, मतलब खुद भी उसको जो पैसा देगा उसके सामने नाचेगा। ठीक। तो अब जो है चाइना जो है इसको भी काफ़ी नोट वोट दे रहा है। तो ये चीज़ है कि अब दोनों लोग मिलके जो है थोड़ा बहुत गुटबाजी कर रहे हैं। ठीक। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में है। इसके लिए ये इमरान खान बोल रहा है कि अरे आ जाओ, बहुत मज़ा आ रहा है, सब बिल्कुल बढ़िया। चाइना आते हैं, चाइना वाले आ रहे हैं, खूब चाउमीन वाउमीन खाई जा रही है और कनेक्टिविटी बूस्टर हो रहा है पूरा। जहाँ जहाँ तक रोड हमारी बनती है रही, वहाँ वहाँ तक हमें खूब पैसा मिल रहा है, खूब हम जो है मौज कर रहे हैं। ठीक। और जितना भी है आइए, आपकी भी ट्रेड और कनेक्टिविटी हम बढ़ा देंगे। कई सारे हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं, और इन्होंने पाकिस्तान ने और श्रीलंका ने। और इसके साथ साथ जो भी मतलब डेलीगेशन लेवल के टॉक्स थे, सारे एरिया में जो है कॉपरेट करेंगे बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत दोस्ती इन लोग की बढ़ रही है खतरनाक तरीके से, और भारत को कुछ ना कुछ कदम लेना पड़ेगा इसके लिए। चाइना पाकिस्तान और इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या, ये समझ लेते हैं। देखिए, ये एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आपकी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का एक समूह है। 2003 से चल रहा है। अच्छा देखो, चाइना जो है इतना बेवकूफ़ नहीं है, ये वर्क कर रहा है किस पे, नियो कॉलोनियलिज्म पे कर रहा है, सॉरी नियो कॉलोनियलिज्म। ठीक। मतलब कि औपनिवेशिकवाद कर रहा है नए तरीके से। ये जैसे यहाँ पे आ रहा है, इसने यहाँ पे करीबन जो है $62 बिलियन लगा रहा है। $62 बिलियन, समझना 1,000 करोड़ रुपए होता है, 1,000 करोड़ होता है। अगर आप उसको वैसे देखो, अगर आप बिलियन डॉलर की जगह इंडिया उसको मल्टीप्लाई कर दो 72 से, तो 7200 करोड़ हुआ। ठीक है। तो ये वाली बात है। तो ये क्या करेगा, चाइना पाकिस्तान में निर्माण कर रहा है, सब ठीक है, लेकिन यहाँ से इनको लोन देता है ये। और जब पाकिस्तान लोन नहीं भरपाई कर पाएगा, जो कि जिसके जो है 230% चांसेस हैं, तो जो है ये चाइना पूरा यहाँ पे हथियार लेगा। ठीक। तो ये वाली चीज़ है, ये न्यू कॉलोनिज्म है। जैसे कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ पे आके पहले कॉलोनी बनाते थे, फिर अपना साम्राज्यवाद यानी कि इंपीरियलिज्म फैलाते थे। ठीक। तो वही चीज़ चल रही है अब ये जो है 2-3 हज़ार किलोमीटर लंबा है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाईवे रोड ही है, इसमें रेलवेज भी और पाइपलाइन भी है। पाइपलाइन क्या है, अभी डायग्राम समझाऊंगा इसकी मेन चीज़। ठीक। चलिए, मैं बता देता हूँ, काफ़ी नीचे है। देखिए, अभी ये है पूरा चाइना।
ठीक, ये जितना देख रहे हो आप ये एरिया, ये है पूरा चाइना। अभी जो चाइना को अपने लिए एनर्जी के क्रूड ऑयल ये सब जो करने पड़ते हैं वेस्ट एशिया से, वो ऐसे जाता है, यहाँ जाते हुए फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए फिर ऐसे जाता है, समझना। ठीक, लेकिन यहाँ पे इन्होंने देखे पाकिस्तान जो है, ये काशगर यहाँ पे एक बन रहा है, ग्वादार पोर्ट बन रहा है। ठीक, और ये पाकिस्तान, ये चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस से भारत का जो पीओके है, ठीक, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ से होते हुए ये भी एक जो है इंडिया इसीलिए इसको कहता है कि हमारी संप्रभुता पे जो है ये एक तरीके से इन्होंने घात किया है, सोवरेनिटी पे जो है घात किया है चाइना ने, ये सीपीईसी के जरिए। और यहाँ से होते हुए देखो ये ऐसे जा रहा है। तो अब देखो जो पहले एनर्जी के क्रूड ऑयल ये सब जो है इतना दूर लेके जाना पड़ता था, अब इसको यहाँ से सीधे यहाँ से उठा लेगा। साथ ही साथ चाइना जो है यहाँ पहुँच गया, समझ रहे हो, इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन जिसमें कि इंडिया का जो प्रायद्वीप वाला एरिया है, पेनिनसुला इंडिया है, जिसकी मतलब एक तरीके से एक जोग्राफिकल नेचुरल एडवांटेज है, वो भी वहाँ पे आके बैठ जाएगा, देखो सांप की तरीके से, चाइना यहीं पे इंडियन ओशन में। तो इंडिया जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, बनता है, वो एक तरीके से खतरे में पड़ जाएगा। अब चाइना ने क्या है, देखो अब श्रीलंका से बात कर रहा है, यहाँ श्रीलंका है, ठीक, यहाँ म्यांमार में भी उसने बना रखा है, यहाँ पे भी इसने जो है दुकुम, और वहाँ पे सॉरी दुकुम में नहीं, दिजुबोती, वहाँ पे अपने नेवल बना रखे हैं आपके पोर्ट्स। तो चाइना एक तरीके से घेर रहा है इंडिया को, इसी को जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं, लेकिन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है चाइना, इंडिया की मीडिया ने नाम दिया है। ठीक, ये समझ लेना। बाकी जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो चाइना की नेशनल गवर्नमेंट ने नाम दिया है। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। और देखिए यहाँ पे ये है कि इसमें हाईवे, रेलवे, पाइपलाइन है, पाइपलाइन से सब क्रूड ऑयल वही सब जाएगा इनका, एलएनजी, नेचुरल गैस, सब कुछ। ठीक, आपका ग्वादार को जोड़ेगा, आपका जिंगजियांग प्रोविंस से, ये दिखा दिया मैंने इसमें। 62 बिलियन डॉलर का है ये, 2020 तक इसकी वर्थ थी। और इसमें क्या है, बिलियन, इतने मल्टी बिलियन डॉलर का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। ठीक, अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली बोल लेता है कि बताइए किस कंट्री का है, तो ये चाइना का, और वहाँ के जिंगपिंग जो हैं उनका जो है ये वो है। ठीक, एक ही सिंगल पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट है वहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप, कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी। वो क्या करते हैं, बस कुछ नहीं, सब कुछ जो है अपना सरकार के पास में है, चाहे आप जो है इकोनॉमी देख लो, पॉलिटिकल, तो इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत रहती है, लेकिन इनके अंदर एक ही पार्टी है, उसी में जो रैंक में ऊपर उठता जा रहा है वही उसका प्रेसिडेंट बन जाता है, ये वाली बात है। लेकिन चाइना ने क्या किया कि 1979 के बाद से डेंग जिंगपो, जहाँ तक मुझे नाम याद आ रहा है, एक तो इनके पाओ चाओ नाम है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इन्होंने जो है चाइना की इकोनॉमी को भारत से करीबन 12-13 साल पहले, इंडिया ने इकोनॉमी को कब खोला है, 1991 में, इन्होंने क्या किया कि अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ गए। तो ये कहा जाता है कि ये वैसे पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे तो साम्यवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं, लेकिन इकोनॉमिकली दे आर कैपिटलिस्ट, यानी कि पूंजीवाद को फैलावा बढ़ावा देते हैं, प्राइवेटाइजेशन काफ़ी करते हैं। ठीक, और ये जो है रैपिडली बढ़ गया इंफ्रास्ट्रक्चर, और दुनिया में जो है अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहा है, यहाँ पे कई सारी एनर्जी प्रोडक्ट है, ये सब पाकिस्तान में कर रहा है। भारत का वही कंसर्न है कि इंडियन ओशन में चाइना बैठ जाएगा के, और दूसरा वही है कि सॉवरेनिटी पे है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होते हुए जा रहा है। चाइना जो है काउंटर बैलेंस करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिया की कर सकता है काउंटर बैलेंस, ये जो है आपका वो है। देखिए भारत के डिस्प्यूटेड एरिया गिलगिट बल्टिस्तान से होते हुए ग्वादार पहुंच गया, तभी यहाँ पे इंडिया जो है चाबहार ईरान में बना रहा है, जहाँ से वो जो है ऐसे आपका जेरान दिलाराम होते हुए अफगानिस्तान जाता है। ठीक, INTC CTC पे करता है। अब देखिए यहाँ पे आज आप लोग के लिए मैपिंग की एक्सरसाइज, कई लोग कह रहे थे हमारे पेड ग्रुप में कि डेली मैपिंग की एक्सरसाइज दीजिए, तो जब इतना बड़ा मैप बनाया ही है, तो जो मैंने चीज़ें आपको बताई कि बेल्ट एंड रोड वाली चीज़ें, साथ ही साथ आपको क्या करना है, आज पूरा ये वाला इंडियन ओशियन, और इसमें जो है फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप देखने हैं। ठीक, कहाँ से जो है वो जो है आपकी कर्क रेखा निकल रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो है वेस्ट एशिया को जोड़ते हुए, वेस्ट एशिया भी जरूर देख लेना आज। ठीक, तो एशिया का हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे पढ़ा हुआ है मैं जो है वीडियो, उसको आप लोग देख के भी रिवाइज कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है UN ह्यूमन राइट काउंसिल से रिलेटेड। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो आज का संदर्भ है, पहले हम लोगों ने थोड़े दिन पहले इसको किया था, जयशंकर जी ने ये बताया है, 46वीं सेशन हो रही थी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की, वर्चुअली हो रही थी, कि भैया दुनिया में हमें वैश्विक जो है
आपका समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया करनी है किसके खिलाफ? उन चैलेंजेस के खिलाफ जो मतलब काफ़ी खतरनाक है, ह्यूमन राइट्स के एजेंडा को जो है खतरा है उनके लिए, जो मानवीय अधिकार है, जैसे कि आपका टेररिज्म, ग्लोबल इनइक्वलिटीज यानी कि वैश्विक असमानता, और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी कि सशस्त्र संघर्षों से निपटना है हमें। ठीक। और अभी देखिए, अब आप लोग के लिए आज का जो होमवर्क है वो ये है, ये मेंस में भी काम आ सकता, हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ले, कि जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 8 पॉइंट एक्शन प्लान की बात करी है टेररिज्म से निपटने के लिए। इसको आप लोग को यहाँ पे यूट्यूब पे जो देख रहे हैं वो लोग कमेंट भी कर सकते हैं, और बाकी पेड ग्रुप में आप लोग वहाँ पे लिख के जरूर बताइएगा। ठीक। यूएनएचआरसी जो है ये क्या है? यूएन की जनरल असेंबली ने इसको बनाया था 15 मार्च 2006 को। ये मैं करवा चुका हूँ, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। और उसको ये प्रमोट करता है, संरक्षण करता है, संवर्धन करता है ह्यूमन राइट्स का पूरे वर्ल्ड में। 47 मेंबर होते हैं, 3 साल का टर्म होता है, रीजनल ग्रुप बेसिस पे चलता है। ठीक। इसमें अफ्रीका से ग्रुप जो 13 लोग हैं, 13 लोग ही आपके एशिया पैसिफिक से हैं। ठीक। पैसिफिक मतलब ये नॉर्थ अमेरिका और इसमें वो भी आ गया इसमें। 6 लोग जो हैं आपके ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप से हैं। ठीक। 8 लोग लैटिन अमेरिका से बनना, मैक्सिको के साउथ में जितना भी है ना, सब लैटिन अमेरिका। लैटिन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लोग स्पेनिश और लैटिन भाषा का उपयोग करते हैं। जैसे आपने सुना होगा मैक्सिको में वो बोलते हैं होला होला होला, तो वैसे ही। ठीक। कैरेबियन ग्रुप है, 7 लोग जो है वेस्टर्न यूरोपियन अदर ग्रुप है, हेडक्वार्टर्स का जिनेवा में है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग से रिलेटेड कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, कोई भी आपकी जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी वो नहीं है। जो चीज़ न्यूज़ में आई है खाली मैं उसको पढ़ के बता रहा हूँ, ताकि आप लोग से अगर क्वेश्चन पूछ ले इस तरीके से, तो आप लोग कम से कम इस पर अच्छे से मार्क्स लाओ। ठीक। लिख कर। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने क्या कर रहा था पीछे भी, कि इन्होंने इंडिजिनियस काउ साइंस से रिलेटेड कहा कि हम एक एग्ज़ाम कराएंगे 25 फरवरी को, लेकिन फिर देखा गया कि भैया बहुत ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स ठीक नहीं है, कंट्रोवर्सी बन गई है, तो उसको फिर पोस्टपोन कर दिया है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने। ठीक। उन्होंने कहा था जो स्वदेशी गाय विज्ञान परीक्षा एक कराने की बात करी थी, वो अब इन्होंने पोस्टपोन कर दी है। और ये कामधेनु गाँव विज्ञान प्रचार प्रसार एग्ज़ाम था। ठीक। और डिपार्टमेंट जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ हस्बेंड्री और एनिमल वाला, उसने भी कह दिया कि भैया ये कामधेनु आयोग ये एग्ज़ाम नहीं करा सकता है। ठीक। अच्छा, इन्होंने क्लेम क्या किए थे वो समझ लीजिएगा। क्लेम इन्होंने ये किया था कि जो जो है आपका वो होता है डंग होता है इनका, स्वदेशी काउस का गोबर, वो उसमें जो है रेडियो एक्टिविटी नहीं हो सकती है आपको, मतलब समझ रहे हो, जो भी है मतलब समझ लीजिए ये चीज़ है। और इसमें इनके दूध में जो है गोल्ड के ट्रेसेस पाए जाते हैं, और अगर काऊ स्लॉटर आप करोगे तो भूकंप आ जाएगा। ये न्यूज़ में दिया था, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक। आपका इसके बाद क्या है कि वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म यहाँ पे ये हुआ है कि इतने ज़्यादा फेक क्लेम्स और सूडो साइंस की बात करेगी, मतलब कि मतलब खुद में जो मन में आ रहा वो, तो एनिमल हस्बेंड्री वाले डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि जो 2 साल की ये बॉडी है उसके पास कोई भी, कामधेनु आयोग जो है इसके पास कोई भी ये मैंडेट नहीं है कि उनको एग्जामिनेशन कराना है। ये 2019 में 21 फरवरी को बनाई गई थी, ये वाली कामधेनु आयोग, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग। अच्छा, फिशरीज में ये बवाल बना था, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक। कि फिशरीज की मिनिस्ट्री बना दो, जो कि ऑलरेडी है। अच्छा, ये किसका पार्ट है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन का पार्ट है। ठीक। गोकुल मिशन क्या है अभी समझेंगे बाद में। इसने जो है, इसको क्यों बनाया गया था राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को? ये अच्छा काम बनाया गया था ताकि ये संरक्षण कर सकें, ठीक, प्रोटेक्ट कर सकें आपका गायों का जो है, और उनके जो संतान है वो सब हैं, और उनका विकास कर सकें, स्वदेशी गायों का, उन सब का, और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर वोटर ना हो सके, क्वालिटी ना हो सके, कोई उनके खिलाफ जो है उत्पीड़न हो, सब ना हो। ठीक। राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है? ये 2014 दिसंबर से चालू हुआ है। इसका भी एम ये है कि विकास करें, कंजर्व करें जो स्वदेशी बोवाइन ब्रीड्स हैं, यानी कि स्वदेशी गो जातीय नस्ल हैं, उनका जो है संरक्षण, संवर्धन, ये सब करना है। उनकी जो है आपकी अनुवांशिक उन्नयन करना है, यानी कि जेनेटिक अपग्रेडेशन करना है बोवाइन पॉपुलेशन का। उनका मिल्क का उत्पादन भी बढ़ाना है और उत्पादकता भी बढ़ानी है, और ताकि जो फार्मर्स हैं जो मिल्क से जुड़े हुए हैं उनको एक अच्छा पारिश्रमिक मिले। ठीक। तो इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, अच्छा ये चीज़ जितना भी कामधेनु और ये गोकुल और ये काऊ वाला है,
ये वाले मिशन, ये दो याद रखना जरूरी है, ठीक है। हो सकता है कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर पे पूछ ले, क्योंकि आयोग जो है चाहता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को ये सब कम से कम संस्थागत जो चीज़ें चल रही है वो तो पता होनी चाहिए, ठीक। तो अब देखिए, चाइना जो है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना 2020 में। इतना गलवान वैली और इतनी ट्रेड और टिकटॉक सब जो है बंद करा लिया गया, लेकिन फिर भी चाइना ही ट्रेडिंग पार्टनर हमारा सबसे बड़ा निकला 2020 में। अब तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। ट्रेडिंग पार्टनर इसलिए बताते रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन होता है इसमें। ट्रेडिंग पार्टनर में आपका इंपोर्ट का वो भी जोड़ा जा रहा है और एक्सपोर्ट भी जोड़ा जा रहा है, ठीक। तो चाइना जो है भारत से पूरा इंपोर्ट जोड़ के एक्सपोर्ट जोड़ के, ठीक, जितना भारत में आयात किया, भारत ने जितना जो है निर्यात किया, दोनों को जोड़कर ट्रेडिंग पार्टनर पहला कौन है? चाइना। उसके बाद कौन है? यूएसए। उसके बाद कौन है? यूएई, ठीक। ये हालांकि कल परसों की न्यूज़ है, और लेकिन अभी इकोनॉमिक सर्वे जो आया था उसमें थोड़ा सा डेटा अलग दिया है। उसमें यूएसए को ही इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा दिया गया वो यूएसए को बताया गया सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक। तो हम यूएसए को ही मानेंगे। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे न्यूज़ में अभी जो आया है कि इंडिया, अभी ये पहले हाफ का उन्होंने बताया है, मतलब पिछले वित्तीय वर्ष का, मतलब जो अभी चल रहा है 2021 का, यानी 1 अप्रैल से जो चल रहा होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक का, तो पहले 6 महीने में चाइना सबसे बड़ा निकला है, ठीक, ट्रेडिंग पार्टनर। और अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया था 29 जनवरी को, उसमें यूएसए को बताया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पूरे साल का अगर देखा जाएगा तो कौन होगा? इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अगर डेटा आएगा तो कौन होगा? यूएसए होगा, ठीक। तो ये वाली चीज़ें, एंटी सेंटीमेंट और ये सब होने के बावजूद भी $77 बिलियन का ट्रेड हुआ। हालांकि मतलब पिछले पिछले साल में जो है ये कम से कम हो गया, 85 था उससे पहले। अभी कितना हो गया? $77.7 बिलियन हो चुका है, ठीक। और इसमें जो है चाइना का टोटल इंपोर्ट जो था इंडिया में वो 58.7 का था। तो अगर 77 से 58 अगर आप घटा दोगे तो मतलब आपका जो 19 ही बिलियन डॉलर इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था चाइना में। चाइना अपने मार्केट खोलता ही नहीं है इंडिया के लिए। इंडिया जो है वो कुछ बंद नहीं करता है, ये वाली बात है। तो अब ये चीज़ें लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो रही है ख़त्म। यूएस सेकंड है और थर्ड जो है यूएई है। यूएई हमेशा थर्ड ही है, समझ लेना। यूएस जो है बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर था 2018-19 में। चाइना ने यूएस को चेंज कर दिया है, और टू वे ट्रेड जो यूएस और इंडिया की थी वो आपकी 75.9 थी, ठीक, जो कि चाइना थोड़ा सा कम थी। मेजर मतलब गलवान वैली में इंडियन सोल्जर्स 20 मर भी गए, अभी चाइना ने वैसे बोला है, और उनकी औपचारिक जो न्यूज़ आई है कि उनके भी 5 जो है सोल्जर्स मरे थे, ठीक। 5 ही अभी चलो बोल ही दिया, नहीं तो बोलता कहाँ है चाइना, कुछ बताता ही नहीं, खुद ही घोट के कहो मार दे अपने सोल्जर्स को। तो हिट आउट एट चाइना। और उसके बाद जो है अब ट्रेड वेड व्यापार को जो है कम करने की बात करी गई है, और इंडिया ने क्या किया? टिकटॉक बैन कर दिया, ठीक, बहुत बड़ा काम है। और इसके बाद जो है और भी कई सारी चीज़ों पर बैन लगा रहे हैं, लेकिन टिकटॉक बैन बहुत न्यूज़ में था, ठीक, क्योंकि 15 सेकंड में नाचने का जो मज़ा लोगों को आता था वो अब नहीं ले पा रहे हैं। और अब भी खैर बहुत सारी चीज़ें और आ गई हैं। तो स्क्रूटनी जो है इसमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की भी बढ़ा दी है। कोई भी इक्विपमेंट आता है इलेक्ट्रॉनिक तो उसमें स्क्रूटनी होती है भैया। इसमें ऐसा तो नहीं कुछ स्पाई करने के चक्कर में हो कोई गुप्त जो है तरीके से हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रही है, सारी चीज़ें। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए समझना जरूरी है, नए जोड़े गए हैं आज, मैंने जुड़वाए हैं इनको, कि भैया इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में टॉप इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर जो है व्यापार वाले साझेदार कौन हुए हैं? यूएसए सबसे ऊपर है, चाइना सेकंड पे, यूएई, फिर सऊदी अरेबिया, फिर हांगकांग। याद रखना, यूएसए, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, हांगकांग। इंपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ से, इंडिया का इंपोर्ट कहाँ से होता है? चाइना सबसे ज़्यादा, फिर यूएसए, यूएई, फिर सऊदी अरेबिया, फिर पता नहीं, ठीक। देखिए इसके बाद क्या है, टॉप जो है इंपोर्ट हम कौन कौन सी चीज़ करते हैं? क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड जो है आपका 2 तरीके का होता है, एक होता है सौर, एक होता है स्वीट, ठीक। तो स्वीट वाला जो है आपका, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं ज़्यादा, और ये सबसे ज़्यादा वेनेजुएला के पास है पूरी दुनिया में, ठीक बोल रहा हूँ ना मैं। और सौर जो है वो सबसे ज़्यादा इधर मेरे ख्याल से सऊदी में है, ये कंफर्म करना पड़ेगा आपको, ठीक। सऊदी में इम्प्योरिटीज़ कम होती हैं तो इसको रिफाइनिंग करने में भी आसानी ज़्यादा होती है। तो हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड पेट्रोल, और उसके थ्रू जो है उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट कई सारे हम जो है एक्सपोर्ट भी करते हैं। गोल्ड भी हम खुद बिल्कुल धड़ल्ले से इंपोर्ट करते हैं,
कोल और कोक जो होता है वो किसके, स्टील इंडस्ट्रीज में काम आता है। और ब्रिकेट्स ये क्या है, ये ब्रिकेट जो है ये बताइए कहाँ यूज़ होता है। लार्जर एक्सपोर्ट जो हमने किया है वो किसको किया है अप्रैल नवंबर तक देखा जाए, यूएसए, यूएई, चाइना, हांगकांग को। और टॉप एक्सपोर्ट जो चीज़ें करी हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक, क्रूड ऑयल को मंगाया जाता है, फिर उसको जो है रिफाइन करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं। ज़्यादा रिफाइन करोगे तो पेट्रोल होगा, उससे पहले जो डीजल होता है, और भी कई सारी चीज़ें जो हैं बनती हैं आपके क्रूड ऑयल से, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक। देखिए प्रीशियस स्टोन्स और ड्रग, और वैसे भी हम लोग जो है दुनिया के जेनरिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हैं, बायोलॉजिक और गोल्ड और ये अदर प्रीशियस मेटल ये सब दिए जाते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। यूपीएससी वालों पूरा ढंग से देखो, बाकी आयोग वाले जो यूपीएससी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं वो भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड देखेंगे, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है ये। जीडीपी ग्रोथ पूछ ले पिछले कुछ सालों में क्या हुआ, तो घटी है फिर बढ़ी भी है। वहां क्वेश्चन अगर पूछ ले कि लगातार घट रही है, तो ऐसा नहीं है, लगातार बढ़ रही है तो ऐसा भी नहीं है, ये घट भी रही है और बढ़ भी रही है, ठीक। ये अब इस बार वाला अनुमानित है, अगर पिछले साल तक का पूछे तो लगातार घट रही थी, जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है उसके बाद से लगातार जीडीपी हमारी घट रही थी। फिजिकल डेफिसिट जो ये दिखाता है कि अपनी सरकार ने कितना लोन कर्ज लिया है, तो ये भी क्या हुआ है, घटा है, 17-18 से घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, ठीक। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई को देखें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो पहले जो है घटा फिर बढ़ गया है। और WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो पहले बढ़ रहा था फिर घटा है 2020-21 में, ठीक। ये ट्रेंड याद रखना जरूरी है, क्वेश्चन पूछता है। सर्विसेज सेक्टर लगातार घटा है, ठीक, पिछले कुछ सालों में, 3 सालों में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जिसको हम लोग इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी देखते हैं, जिसमें 3 सेक्टर होते हैं, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये 3 होते हैं, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। तो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं EPFO कार्ड बनाऊंगा, ठीक। इसके बाद क्या है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग जो है। अच्छा देखिए ये भी यहाँ पे ऐसे कम होते होते होता ही जा रहा है, तो ये देखो धीरे लगातार कम हो रहा है, ध्यान रखना। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग जो है ये क्या है, कम हुआ फिर उठा फिर कम हुआ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हार्ड करेंसी, गोल्ड, SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और रिजर्व ट्रांच, इन दोनों पे मेरा वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। हार्ड करेंसी में क्या क्या आता है, यूरो, ठीक, US डॉलर, रेनमिनबी, ये सब जो है, येन, ये सब आते हैं, और गोल्ड तो है ही है। तो ये सब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मिलके बनाते हैं। ये देखिए पहले बढ़ा है, पहले घटा है फिर बढ़ा है, ध्यान रखना लगातार वहाँ पे, क्योंकि ये इस तरह से चीज़ पूछ लेगा, आपको लगेगा कि यार लगातार बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, देखो घटा भी है फिर बढ़ा है, ठीक। और करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट बोल रहा है तो यानी कि 1 साल की बात हो रही है, तो उसमें देखा जाए एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें भारत के या किसी भी देश के बाहर से जो भी इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, चाहे टेंजिबल या नॉन टेंजिबल चीज़ों का, उन सबका जो है ब्यौरा होता है, उन सबका अकाउंट होता है, लेखांकन होता है, तो उसको BOP बोलते हैं। उसके अंदर जो होते हैं 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है करंट अकाउंट बैलेंस और एक दूसरा होता है आपका कांस्टेंट अकाउंट बैलेंस, ठीक। तो करंट अकाउंट जो 1 साल के अंतर्गत हो रहे हैं उनका है, तो ये धीरे क्या हुआ है, पहले घटा है फिर बढ़ा है फिर बढ़ता जा रहा है, तो ये ट्रेंड है इसका। तो कई सारे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट और कई सारे ट्रेंड मैंने आपसे यहाँ पे मात्र 3-4 मिनट में डिस्कस किए, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एग्जाम के लिए, क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। चीनी इस्पात उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क की सरकार द्वारा समीक्षा की जाएगी। अब यहाँ पे कंटेक्स्ट समझ लो, कई सारे जो स्टील मेकर्स हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा है कि भैया जी कॉमर्स मिनिस्ट्री, वाणिज्यिक जो मंत्रालय हो तुम्हारा जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली जो है जांच करने वाली जो आर्म है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, ठीक, व्यापार में कुछ कुछ सुधार लाने के लिए जो ट्रेड रेमेडीज हैं, तुम एक चीज़ देख तो लो भाई, जो स्टील प्रोडक्ट जो चाइना से इंपोर्ट होते हैं इंडिया में, डोमेस्टिक जो है इंडस्ट्री कई सारी ये कह रही हैं कि तुम यार उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगा रहे हो, बल्कि तुम्हारे लगाने के बाद से तो और ज़्यादा इनका इंपोर्ट बढ़ गया है, ये कहने की बात है। हालांकि एंटी डंपिंग ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है कि जो स्टील जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, घरेलू जो जो लगे हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, उनको बचाने के लिए किसी दूसरे कंट्री से ऐसा इंपोर्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे स्टील को ही ले लेते हैं, चाइना क्या कर रहा है, एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगाई जाएगी,
ठीक, तो पहले तो इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद लगाई जाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी इंडिया में। तो चाइना से स्टील आ रहा है, इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है। अब जो मार्केट में रेट चल रहा है, मान लीजिए 100 रुपये चल रहा है, ठीक, तो ये डंप कर रहा है। कब कहेगा डंप करना, कब कहा जाएगा, जो फेयर प्राइस है इंडिया में उसको कम, उससे भी कम करते हुए मान लीजिए 70 रुपए के करेगा। अब जो डोमेस्टिक, जो घरेलू जो इंडस्ट्री जिन्होंने लगा रखी है अपनी, उनको जो है खत्म करने की एक तरीके से कोशिश होती है, और उसी उन्हीं उत्पादों, उन्हीं जो है आपके उद्योगों को बचाने के लिए, ठीक, क्योंकि सब तो 70 रुपये वाला खरीदेंगे ना, 100 रुपये वाला कौन खरीदेगा। तो और ये चाइना ऐसा क्यों करेगा, मार्केट कैप्चर करने के लिए। और हम इसको बचाने के लिए, घरेलू जो उद्योग है उनको बचाने के लिए क्या करेंगे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे, और इसको कम से कम 100 रुपये के बराबर लगा देंगे। 30 रुपये मतलब बढ़ा के 100 रुपये बराबर कर लेंगे, ताकि फिर जो भी जिसकी गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी होगी वो उसका फिर उसके खरीदेगा कंज्यूमर जो है। ये वाली बात है पूरी की पूरी, ठीक। अब इसमें इंडियन सीमलेस मेटल ट्यूब लिमिटेड, इन्होंने शिकायत करी है, जिंदल सॉ लिमिटेड, इन्होंने कहा है कि भैया तुम एक सनसेट रिव्यू करो, मतलब कुछ एक टाइम बाउंड मैनर में रिव्यू करो कि तुमने जो ट्यूब पाइप और हॉलो इन सब के लिए जो है चाइना से इंपोर्ट हो रहा था उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा तो दी है, अब इसकी समीक्षा तो करो यार, जब से लगाई तब से तो और ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, बढ़ गया है, ठीक, ये कहना है। और ड्यूटी कब इम्पोर्ट लगाई गई थी, 2017 फरवरी में, जो कि इस साल मई 16 को ख़त्म हो जाएगी। डंपिंग क्या होती है कि वहीं आपकी इंटरनेशनल ट्रेड में ये अनफेयर ट्रेड है, ठीक, और बाहर पूरे दुनिया में फ्री एंड फेयर ट्रेड कराने के लिए कौन सी संस्था है बताओ ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO में मार करके आ जाना, ठीक है। तो ये वाली बात है। प्राइसिंग स्पेशली इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि किसी कंट्री में जाके जो वहाँ का नॉर्मल प्राइस है उससे भी नीचे डाल देते हैं, ठीक। यहाँ पे इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोला जाता है, और डिस्टॉर्टिव इफेक्ट होता है, मतलब कि अनुचित तरीका है जिससे दीर्घकालिक दुष्प्रभाव पड़ने सामने आ सकते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो आपका प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है, मतलब कि घरेलू जो गवर्नमेंट है वो अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए जो फॉरेन से इंपोर्ट हो रहा है उन पे, जो कि फेयर मार्केट के प्राइस से नीचे अपनी प्राइस रख रहे हैं, उनको उस प्राइस पे ला के बराबर ले आ देते हैं, ठीक। तो ये वाली चीज़ है, और ये रेस्पेक्टिव इकोनॉमी अपनी जो है अपने नेशनल मार्केट में डंप होने से अपने आप को बचाता है। अच्छा, जब ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई तो पहले एक इन्वेस्टिगेशन होता है, जो कि एक जो है अर्ध न्यायिक निकाय करता है, यानी कि क्वासी जुडिशियल बॉडी करता है। क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या है, एक एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं, प्लीज ध्यान से सुना करिए। जो भी संस्था है, ठीक, वो किसी लॉ के द्वारा बनाई गई है, ठीक, निकाय बनाई गई है, और वो उस लॉ को पे ये देखता है कि उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसको अर्ध जो है न्यायिक निकाय बोला जाएगा, यानी कि क्वासी जुडिशियल बॉडी। जैसे एनजीटी है, एनजीटी तो फिर भी दिखता है थोड़ा बहुत कि न्यायिक जुडिशियल बॉडी है, कुछ और ले लो आप, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ले लो, अगर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो वो भी क्या कर रहा है, अपना जो है नेशनल कंपनी लॉ जो है उसको इंटरप्रेट कर रहा है कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, उससे रिलेटेड। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज क्या होती हैं, समझना कि जो टैरिफ आप जो लगा रहे हो, जो भी इंपोर्ट हो रहा है आपके यहाँ सामान आ रहा है, समझ लो, ठीक, तो वो सामान में क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए गेहूँ आ रहा है, तो गेहूँ जो है वहाँ से मान लीजिए 10 रुपये का बन रहा है, ठीक, लेकिन वो पूरे वैश्विक उसमें देखा जाए या फिर भारत में देखा जाए तो वहाँ पे कितना है, 8 रुपये का हो रहा है। तो वहाँ चाइना क्या, अगर चाइना को यहाँ पे भी ले लो तो चाइना क्या कहेगी कि भैया 2 रुपये की मुझसे सब्सिडी ले लो, तुम 8 रुपये में ही इंडिया में गिराओ, ठीक। तो ये काउंटर वेलिंग ड्यूटीज इसको कहा जाता है, मतलब कुछ ऐसी ड्यूटी जो सब्सिडी के रूप में दी गई है जहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, जो कि पर्दे में रखती है। रेट आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, 8 रुपये, ठीक, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, हम उसको बढ़ा देंगे, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देंगे, क्योंकि आपने ज़बरदस्ती सब्सिडी दी है। और तब ये वाला रेट हो सकता है वो 7 ही रुपये कर दे। अरे 7 रुपये में गेहूं अगर गिरा दिया चाइना ने, तो हमारे फार्मर्स का सुसाइड करने के लिए बैठे हुए हैं क्या, उसी को रोकने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटीज टाइप के जो है कंट्री के गवर्नमेंट लगाती है। सब्सिडी वब्सिडी को रोकने के लिए होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये मेन चीज़ है, ध्यान रखना। स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म, अच्छा देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर का मैं नाम ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर से संबंधित है, बाकी भी इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट ये सब में भी हो सकता है। और एक और चीज़ है पीस क्लॉज, आप लोग को पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, WTO के अंतर्गत, जिसमें कि जो हम लोग बफर स्टॉक रखते हैं ना अपने यहाँ, की गेहूँ का भंडारण रखते हैं,
फिर वो जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाके हर जगह जाके परचून की दुकानों वहाँ तो पहुँचता है, राशन की दुकानों पे सॉरी, वहाँ जाता है ना, लोगों को जो है मिलता है बीपीएल और उन सबको। तो ये सब के लिए जो बफर स्टॉक बनाते हो वो सरकार मतलब डेवलपिंग कंट्रीज बना सकते हैं नहीं बना सकती, उसी से रिलेटेड पीस क्लॉज है, डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। वहाँ पे आपको कैसा वो दे देगा, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल दे देगा, और आप लोग सोचोगे यार हाँ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पीस क्लॉज इसी को मार्क करके चले जाओगे, ये वाली चीज़ है। स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत होता है। इसमें ये जो विकासशील देश हैं उनको ये मौका दिया जाता है कि भैया कोई ऐसा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो आपके यहाँ बहुत तेजी से आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, आयात हो रहा है, तो आप उसकी इंपोर्ट ड्यूटी लगा के उसको रोक सकते हो। ये होता है स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, ये स्पेसिफिकली आपका एग्रीकल्चर से संबंधित है। और इसके बाद हम आ गए अपने फेवरेट कॉमन ये स्पीसीज वाले सेक्शन में, जिसमें हम ये भी समझते हैं कि सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है, पढ़कर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे लगाना ये भी जानना जरूरी है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से संबंधित कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये देखना है आप लोगों को। देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है 1972 चालू किया गया, देविका रानी पहली रेसिपिएंट थी। बताइए सही है गलत है, ये आपको बताना, सही पूछा गया, ध्यान रखना, ठीक। ये मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है या भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और धुंडी राज गोविंद फाल्के के सम्मान में दिया जाता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो पहला गलत हो गया, तो ये दोनों गलत हो गए, तो बच्चे कौन सा, सी और डी। अच्छा डी में तो ऑल ऑफ द एबव मतलब इसमें वन है, तो अगर पहला एलिमिनेट हो गया तो मतलब ऑप्शन कौन सा है, सी सही है, ठीक। 1969 में हुआ था ये वाली चीज़ है, बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट है, ध्यान रखना। इस साल के जो अवार्ड दिए गए ये समझ लो, ठीक। छपाक मूवी के लिए दीपिका पादुकोण बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर मेल अक्षय कुमार, लक्ष्मी के लिए बहुत ही मतलब कि बेस्ट क्रिटिक एक्टर जो सुशांत सिंह राजपूत दिल बेचारा के लिए उनको मरणोपरांत दिया जा रहा है ये, ठीक। और उसके बाद जो क्रिटिक बेस्ट एक्टर जो है कायरा एडवाणी गिल्टी मूवी के लिए, ठीक। ये आपकी वो वाली थी कबीर सिंह मूवी में जो थी, ठीक। फिर बेस्ट फिल्म जो है तानाजी दान संग वेरियर आपका जो है अजय देवगन वाली, उसके लिए उनको दिया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका समुद्री भारत शिखर सम्मेलन, ठीक। मैरीटाइम इंडियन समिट जो है उससे संबंधित जो निम्नलिखित स्टेटमेंट दिए उनमें से कौन सा ट्रू है पूछा गया है। मोदी जी ने सेकेंड एडिशन और इसका जो है मैरीटाइम इंडियन समिट का वो मार्च 2 को वर्चुअल मोड में ओपन इनॉग्रेट करना है, ठीक। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताइए, ठीक। अभी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो अभी इनॉग्रेट हुआ, मोदी जी के नाम पे हुआ, वो कहाँ पे स्थित है उस जगह का नाम बताइए, ठीक। और ये क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक। आपका जो इसमें पार्टिसिपेंट होंगे मैरीटाइम इंडियन समिट में वो रशिया, अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया से होंगे। ये सब जो आज के नेम है ना, जो आज मैंने आप लोगों को मैपिंग एक्सरसाइज दी है एशिया और इंडियन ओशियन सब की, उसमें ये सबको मार्क करना है आपको, ठीक है। सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, ये सारी चीज़ें। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे जो है ये ऑर्गेनाइज करेगी वाली समिट किसके साथ मिलके, फिक्की के साथ में जो इंडस्ट्रियल पार्टनर और अर्नेस्ट एंड यंग के साथ में मिलके करेगी। तो इसे इसमें देखिए सारे स्टेटमेंट सही है। और इसी तरह के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक करते हैं प्रोत्साहन मिलता है, शेयर करते हैं बहुत अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करते हैं आपको सबसे पहले जो है मिलता है, आपको मतलब वीडियो को तुरंत नोटिफिकेशन मिलता है, घंटा दबा दीजिएगा जरूर। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोग का जो है सिलेक्शन सुनिश्चित होता है, क्योंकि आपके ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है कि आपने पढ़ा है उसका आप लोग यूटिलाइजेशन कर रहे हो, एप्लीकेशन कर रहे हो। और अगर आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है पर्सनली, वन स्टॉप डेस्टिनेशन ढूंढ आप यूपीएससी ईपीएफओ के पेड ग्रुप के द्वारा आप लोग जो है एडमिशन ले सकते हो। इसमें आप लोग को कंप्लीट टेस्ट मटेरियल मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप मिलेगा 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए। और इसके लिए आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ये 2 नंबर पे कॉल करना है, 8564880530 और 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो कल तक के लिए जो है फिर से आपसे अलविदा लेता हूँ। कल सुबह फिर 6 बजे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।